नमस्ते मेरे छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती से पाठ 9वां रीढ़ की हड्डी का अध्ययन करेंगे, जो कि वे एक काम की है। वे जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखी है। रीढ़ की हड्डी एक शरीर का प्रमुख हिस्सा होता है, जो हमारे शरीर को सीधा रखने का कार्य करती है। रीढ़ की हड्डी एक स्वाभिमानी का प्रतीक है। अभी देखते हैं लेखक का परिचय। उनका जन्म हुआ है 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश और उनका मृत्यु 1978 में हुआ है। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और सांस्कृतिक पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेखक एक प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। जगदीश चंद्र माथुर एक वरिष्ठ सहायकार और सांस्कृतिक पुरुष है और उसने बहुत सारे नाटक प्रसिद्ध किए हैं। उनके बहुत सारे नाटक प्रसिद्ध हैं। देखते हैं उनकी कृतियाँ। कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। गद्य संबंधी देखते हैं। प्रस्तुत एकांकिका में जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व दिखाया है। समाज के दुखियानुस विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। लेखक ने कहा है यह एक एकांकी नाटक है, इसे हम छोटा नाटक भी कर सकते हैं। इस पाठ में लेखक है जो समाज के प्रति व्यापक रूढ़ि मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्री की शिक्षा का उत्पन्न करते हुए उसे आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। भारतीय समाज में स्त्री के प्रति रवैया रहता था। स्त्री को किस दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि पहले पुरुष प्रधान समाज था। उस समय नारी को किस दृष्टि से देखा जाता था, उसे पढ़ाई लिखाई नहीं दिया जाता था और कभी भी इसे परिवार में लड़की को पढ़ लिख कर नहीं देती थी। उसके साथ बहुत परेशान होती थी। जो लड़की ज़्यादा पढ़ती थी उसके साथ बहुत परेशानी होती थी। शादी के लिए उनको लड़का ढूंढना बहुत परेशानी हो जाता था और लोग शिक्षित लड़की को पसंद नहीं करते थे। चाहते थे चिट्ठी लिखना, थोड़ा सा बहुत नाम लिखना, बस इतना लिखना पढ़ना आना चाहिए। लड़की को ज़्यादा पढ़ना पुराने ज़माने में पसंद नहीं थे। इस एकांकिका में गोपाल प्रसाद ने विचार अत्यंत निराशावादी है, जो समाज के लिए घातक है। वही रामस्वरूप की बेटी उमा का कथन वर्तमान आज समाज की युवती का पीड़ा के रूप में प्रकट हुआ है। स्त्री को पुराने जमाने में ज़्यादा पढ़ना लिखना घर वालों को अच्छा नहीं लगता। रीढ़ की हड्डी एक स्वाभिमानी का प्रतीक है। चलो देखते हैं पाठ रीढ़ की हड्डी। इस पाठ में पात्र है उमा सुशिक्षित युवती है। रामस्वरूप उमा के पिता हैं। प्रेमा उमा के माँ है। शंकर युवक है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं और रतन रामस्वरूप का नौकर है। तो देखते हैं अभी पाठ। एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिर उनके नौकर ने पकड़ा रखा है। इसमें एक मामूली जैसा सजा हुआ कमरा है। उमा को देखने के लिए लड़कों वाले घर में आ रहा है, तो ढंग से कमरा सजाने का काम हो रहा है। और उनके पिताजी आधी उम्र के हैं। वो एक तख्त पर कपड़ा डाल के सजा रहे हैं, मतलब चादर बिछा रहे हैं। अब धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधड़ मोड़ दे,
उधर तख्त रखे जाने की आवाज़ आती है। बिछा दे साहब, जरा तेज आवाज़ में। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बढ़ रही थी तो दूर देर से पहुँचा था क्या? बिछा दो साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? तो रतन तख्त बिछाता है और हंसता है। रतन बोलता है तख्त बिछाया है और हंसना शुरू करता है। तो रामस्वरूप बोलता है, रामस्वरूप यानी उमा के पिता, दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। तो प्रेमा कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। तो उनके पिता बोलते हैं, क्या हुआ? प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आइए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो प्रेमा कहती है, और लड़का? तो रामस्वरूप कहता है, बाप शेर तो लड़का सवा शेर है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता था और मेडिकल कॉलेज में भी है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। इसमें प्रेमा बताती है, तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो नाराज होकर बैठी है। उमा के पिता कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मैंने ये रिश्ता ढूंढा है और तुम जाकर उसे समझाओ कि क्यों नाराज हो। बाहर आइए, जब लड़के वाले आएंगे तब उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। माँ कहती है, मैंने उसे बहुत बार समझाया पर वो नहीं समझ रही। साथ ही साथ इसका कारण उसकी पढ़ाई को बताती है कि मैंने तो तुझे पहले ही समझा था, लड़की को इतना पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और उसे इतना पढ़ा लिख कर भी बिगाड़ दिया। अब वो हमारी कोई बात नहीं मानती। इसे तो पहले ज़माना अच्छा था, हम लड़कियां अपने माता पिता की बात मानती थी, ताकि तब लड़कियां कम पढ़ती थी और ये अभी शिकायत करती थी। उमा पाउडर क्रीम लगाने के लिए, कुछ भी लगाने के लिए तैयार नहीं थी और मैंने उसे कितनी बार समझाया, लड़के वाले आ रहे हैं तो अच्छे से तैयार हो, लेकिन उसे तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। आजकल का समय ऐसा है कि क्रीम पाउडर लगाने बिना मेकअप के हुए लड़के को पसंद नहीं आता। जो सुंदरता है वो निखरता नहीं आती। सभी को भारी रूप सुंदरता बहुत पसंद है और वे इस सब के खिलाफ है, पर वे करना नहीं चाहती और इससे अच्छा होता है हमें ज़्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं। अगर हम ज़्यादा नहीं पढ़ाते तो आज हम वो हमारी बातें मानती और जैसा हम कहते हैं वैसे चुपचाप सुनती। आज हम प्रेमा प्रेमा बोलते चुप नहीं होती, लगातार शिकायत चलती रहती कि वे वो बोलती है आप ग्रामोफोन हो। कि ग्रामोफोन दो प्रकार की होती है, एक मनुष्य के द्वारा बना जाती है और दूसरा भगवान के द्वारा बना जाता है। लगातार बातें ही बातें करती रहती तू। रतन धीमी आवाज़ से बोलता है, बापूजी बापूजी। रामस्वरूप कहते हैं दरवाजे से बाहर जाकर, अरे प्रेमा वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी, मेहमानों से हंस कर रहना। आइए आइए। बापू गोपाल प्रसाद बैठते और हंसते हैं, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं, तागे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप हंसते हंसते कहते हैं, लड़के की तारीफ मुखतिम होकर और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। तो शंकर जी कहते हैं, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं, अभी वीकेंड चल आया था। रामस्वरूप कहते हैं, तो आपके कोर्स खत्म होने में अब साल भर रहा होगा। शंकर जी कहता है, जी यही कोई साल 2 साल नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, साल 2 साल
शंकर हंसता है और कहता है, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद कहता है अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो चाहिए। रामस्वरूप कहता है, चौकर बिजनेस समझकर। ओ अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद कहता है, यह सब क्या क्या ताल्लुक करते हैं? तो रामस्वरूप कहते हैं, हंसते हैं और तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। अंदर जाते हुए कहते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अपने लड़के से, क्यों क्या हुआ? शंकर जी कहते हैं, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक है, शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, चाय प्याले में डालते हुए और हंसना शुरू करता है, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिए। तो शंकर कहते हैं, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्सें लगाएंगे। रामस्वरूप का नौकर रतन धीमी आवाज़ से बोलता है, बाबूजी बाबूजी। तो रामस्वरूप कहते हैं, रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झाँक कर देखते हैं तो वो मेहमान आते थे। तो बोलते थे कि अरे प्रेमा, वे तो अभी आ गए, तुम उमा को अच्छे से समझा दे, मेहमान आ रहे। तो अच्छे से सजा के मेहमान के पास हंसते हंसते आना है। बापू गोपाल प्रसाद बैठते हैं और हंसना शुरू करते हैं। हंसते हंसते कहते हैं, मेहमान को पूछते हैं, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना? तो मेहमान कहते हैं, नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। जो तांगे वाला था वो रास्ता जानता था, उसको रास्ता पता था। रामस्वरूप हंसना शुरू करता है और कहता है, शंकर बाबू आपको कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी कहते हैं, कॉलेज को छुट्टियां नहीं, अभी कॉलेज का वीकेंड आया है। रामस्वरूप कहते हैं कि कोर्स ख़त्म होने के लिए कितना साल बाकी है? तो शंकर जी उसको कहते हैं, 1-2 साल बाकी है। शंकर हंसता है और कहता है, 1 साल का मार्जिन रखा हो बोलता है। तो गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीके बदलते हुए कहता है, अच्छा हो साहब, और फिर बिजनेस की बातचीत हो गई। रामस्वरूप कहते हैं, बिजनेस, ओ अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता कर रही यह सब आप तकल्लुफ करते हैं। तकल्लुफ यानी एक शिष्टाचार। आप हंसते हैं, और तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है, आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो शंकर जी कहते हैं, क्यों क्या हुआ? तो कहता है, कुछ नहीं। कुछ तो नहीं है तो अच्छे से बैठो, झुककर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो ना आप, तो कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर जी बैकबोन। इसमें बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं और कहते हैं, आखिर आप माने नहीं? आप हंसता है, आपकी विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? आपकी चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो गोपाल प्रसाद कहता है, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा चाय और आधी दूध डाल के जरा चीनी भी ज़्यादा डालनी है। तो सुनता है सरकार अब ज़्यादा चीनी वाले लोगों को टैक्स लगा रहे हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, चाय पीते हुए कहते हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं, शंकर को प्याला पकड़ते हुए वह कहा। गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स? रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाला चूप भी नहीं कर सके।
रामस्वरूप कहते हैं जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का जो सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में यह कभी उठा भी नहीं था। त- तस्करी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं समोसा उठाते और कहते हैं कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप कहते हैं शंकर की तरफ मुखातिब होकर अपना क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो शंकर कहते हैं किस मामले में? रामस्वरूप कहते हैं यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं बीच में ही यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है और जायजा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप कहते जी हाँ, यायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है? जी, जायचे का मिलना मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद मिला हुआ समझिए। शंकर जी हंसता है और कहता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं तो गोपाल प्रसाद कहते हैं लड़कियां को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिलाई पढ़ाई कर ले बस। रामस्वरूप कहते हाँ हाँ, मेज को एक तरह सरका देते हैं, फिर अंदर से दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तस्करी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर हो उठ जाता है और उनकी नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिंग वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। शंकर और प्रसाद कहते हैं एक साथ चश्मा? रामस्वरूप कहते हैं जरा सपक काकर जी, वह है तो वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लगी थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? तो रामस्वरूप कहता है नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद कहते हैं हाँ, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में बैठो बेटी। तो रामस्वरूप कहते वहाँ बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने वाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद कहता है चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी वही छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप कहते जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एखादा गीत सितार के साथ। तो उमा सितार पर मेरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती है सी आंखें मिल जाती है और वह गाने गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप कहते क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। क्यों क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। अभी ठहरो बेटी। गोपाल प्रसाद कहते हैं अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप कहता है थोड़ा और बैठी हो रहो उमा। उमा बैठती रही। गोपाल प्रसाद कहते हैं उमा से तो तुम्हें पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है उमा? उमा चुप रहती है। रामस्वरूप कहते हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है और वह उस दीवार पर भी है। गोपाल प्रसाद कहता है हाँ, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप कहता है सिलाई तो सारे घर की इसी जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। और हंसना शुरू करता है। गोपाल प्रसाद कहता है ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं? उमा चुप रहती। रामस्वरूप इशारे के लिए हंसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते और रामस्वरूप सकप पकाते हैं। रामस्वरूप कहते जवाब दो उमा गोपाल से, और हंसता है। जरा शर्माती है इनाम तो उससे। गोपाल कहता है जरा रूखी आवाज़ में, जरा इसे भी मुंह खोलना चाहिए।
रामस्वरूप कहता है, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बापूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना रामस्वरूप कहता है चाकर खड़े हो जाते हैं। उमा 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 कहती है अब मुझे कह लेने दीजिए बापूजी। गोपाल प्रसाद कहता है ताव में आकर, बापू रामस्वरूप अपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा कहती है तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जत नहीं होती तो जो आज इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। शंकर जी कहते हैं बापूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहता है क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। रामस्वरूप चुप रहता है। उमा कहती है जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और आपके पुत्र की तरह लड़कियां हॉस्टल में ताक झाकर कायरता दिखाती है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल है लेकिन इनसे पूछे कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप कहता है उमा उमा। गोपाल प्रसाद कहते हैं खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बापू रामस्वरूप आपने मेरे साथ दगा दिया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। माँ कहती है जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यहाँ पता लगाए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बापू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनसे लड़के के रूलापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। इस पाठ में देखते हैं गोपाल प्रसाद अपने डॉक्टर लड़के के विवाह के लिए उमा को देखने आते हैं। वे स्वयं वकील है, परंतु उन्हें पुत्र वधू केवल मैट्रिक ही पास होना चाहिए। गोपाल प्रसाद का मानना है कि स्त्रियों को काम केवल घर संभालना होता है। वे कभी उमा से गाना बजाना की बात कर रहे हैं, कभी यह जानता चाह रहे थे कि उसे सिलाई पेंटिंग आदि करना आता है या नहीं, कुछ इनाम वगैरह भी जीते हैं या नहीं। उमा को इन सब बातों पर गुस्सा आ रहा था, परंतु उन्हें इससे भी अधिक गुस्सा उनके पुत्र को देखकर आ रहा था। वह जानती थी कि शंकर एक चरित्रहीन युवक है। वह लड़कियों के हॉस्टल के पास ताक झांक करते हुए पकड़ा गया था और उसे बेइज्जत करके वहां से निकला गया था। शंकर के जीवन का कोई आदर्श नहीं था। ऐसे विचारहीन चरित्रहीन व्यक्ति का उमा के जीवन में कोई स्थान नहीं था। उमा कोई भेड़ बकरी या निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि लोग देख भाकर अपनी इच्छा अनुसार खरीद सके। विवाह में उसे भी पसंद नापसंद का अधिकार मिलना चाहिए, उसे उचित सम्मान मिलना चाहिए। तो कहती है उनका मानना था कि कोई घर से बाहर जा रहे तो किसी छिप आ जाना चाहिए वाले का काम बुरा नहीं होगा। किसी को बाहर जाते समय कोई छींक दे तो दादी बाहर जाने वाले को रोक देती थी। घर के सभी लोग उनकी इस आदत से परेशान थे। इस बार मेरी भाभी इंटरव्यू के लिए बाहर जाना था। इस इंटरव्यू हमारे जिले सर्वश्रेष्ठ स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के पद के लिए था। काफ़ी दिनों के लिए तैयारी और प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे बहुत खांसी जुकाम हो रहा था। जैसे ही भाई ने बैग उठाकर चलना चाहा, मुझे जोर जोर से चीख आने लगी। दादी भाई ने मुझे जाने नहीं दिया। उनका वह महत्वपूर्ण इंटरव्यू छूट गया। घर के सभी लोग इस घटना से बहुत दुखी हुए। मैंने दादी को समझाया कि छींक एक स्वाभाविक क्रिया है। जुना होने पर नाक में एक प्रकार की सरसराहट होती है। नाक के मौजूद नर्व सेल इनका संकेत मस्तिष्क हो भेजते हैं।
मस्तिष्क इस प्रतीक्षा के चेहरे, गले और छाती की मांसपेशियों को सक्रिय कर देता है, जिसके फलस्वरूप ये सब मिलकर तेज हवा निकालकर बाहरी कणों के बाहर फेंक देते हैं। यही क्रिया चीख है। दादी के मन में ही भाई के इंटरव्यू को लेकर अफसोस था। उन्होंने हमारी बात समझी और धीरे धीरे अपनी इस आदत को छोड़ दिया।